हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश एजुकेशन हिंदी क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से समास। तो समास किसे कहते हैं और किस तरह से इनको याद करने के एक अच्छी सी ट्रिक हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द जब आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नवीन एवं सार्थक शब्द जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? समास। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, मतलब नील और कंठ दो शब्दों को मिलकर बना क्या? नीलकंठ, नीला है जो कंठ, उसको हम क्या बोलते हैं? समास। अब आगे देखते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सबसे पहले उपसर्ग आए, जहां पर भी उपसर्ग आए, जैसे कि हमने दिखाया हुआ है प्र, प्रा, अप, नी, निर, प्रति, परि, आ, जितने भी उपसर्ग हमारे होते हैं, ठीक है। अगर अव्ययीभाव समास में अगर आपको कहीं पर भी मतलब उपसर्ग दिख जाए, जहां पर भी आपको उपसर्ग दिखाई दें, तो वहां पर क्या होता है? हमारा अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। परिभाषा क्या है इसकी? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए इसके। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा क्या है हमारा? उपसर्ग है। प्रतिदिन, दिन दिन। प्रति क्या है हमारा? उपसर्ग है। तो जहां पर भी हमें उपसर्ग हमारे इसमें आ जाते हैं तो वो अव्ययीभाव समास होता है। और दूसरी बात, इसमें हमारा जो पूर्व पद होता है, यानी कि जो पहले का शब्द होता है, वो क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। पहले में अव्ययीभाव समास में था पूर्व पद प्रधान होना, और इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान होना, यानी कि दूसरा वाला शब्द प्रधान होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण हो तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि मन चाहा, मन से चाहा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, मतलब इसमें दूसरा पद प्रधान है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान है, यानी कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं। भाई इसमें जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो, वहां होता है द्वंद्व समास। मतलब पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है। जैसे कि माता और पिता, ठीक है, माता पिता। तो माता भी इतनी मतलब दोनों ही हमारे लिए समान होते हैं, ना तो हम माँ को बड़ा बता सकते हैं ना ही पिता को बड़ा बता सकते हैं। तो दोनों ही जब हमारे लिए समान हो जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। जैसे कि माता और पिता, और इनको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे कि और, अथवा, किंतु, परंतु, ये सारे योजक चिन्ह इनके बीच में आते हैं, ठीक है। जैसे कि दिन रात, दिन भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है और रात भी, तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? दिन और रात। भाई और बहन, रोटी और चावल, रोटी और सब्जी। तो जितने भी जो ऐसे शब्द होते हैं जो प्रधान होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, वहां क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट क्या है? बहुब्री समास। अन्य पद प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां होता है बहुब्री समास। यानी कि ना तो पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान बताया गया है, तो वहां क्या हो जाएगा हमारा? बहुब्री समास। जैसे कि देखिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात भगवान शिव, नीलकंठ, ठीक है। जैसे नीलकंठ आ गया, नीला है जो कंठ। अब भाई नीलकंठ बोला और नीला है जो, नीला है कंठ जिसका, अर्थात मतलब तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि शिव जी की बात हो रही है, और बोल दिया उन्होंने नीलकंठ। तो हम तो ये सोचेंगे भाई नीला कंठ वाला कोई व्यक्ति है, लेकिन बात किसकी हो रही है? शिव जी की, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति की। आगे देखिए, 10 मुख,
10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब पता नहीं भाई किसका लंबा उदर है, लेकिन यहाँ बात किसकी हुई है, गणेश जी की। लंबा है जिसका उदर, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्री समास। उसके बाद हम देखते हैं 5वां पॉइंट, कर्मधारय समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि विशेषण और विशेष्य दे रखा है इसमें। नीलकंठ, तो नील क्या है, हमारा विशेषण है। भाई किसी की विशेषता बताना क्या है, मतलब नील है, नील यानी कि नीला। और विशेष्य क्या है हमारा, कंठ हो गया, यानी कि नीला कंठ, नीला कंठ हो गया। तो विशेषता क्या है इसकी, कि भाई इसकी जो कंठ है वो क्या है, नीला है। ऐसे जैसे पीतांबर हो गया, पीत प्लस में अंबर, यानी कि पीला वस्त्र। विशेषण क्या है कि वो पीला है, और इस विशेष्य क्या हो गया इसका, अंबर यानी कि वस्त्र। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो क्या होते हैं, विशेष्य हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि लाल मिर्च या काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च। अब मिर्च की ये विशेषता है कि वो काली है। जहां पर भी आपको, एक छोटी सी बात याद कर लीजिए, जहां पर भी आपको विशेषता बताई जाए वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नील गाय, नीली है जो गाय। अब गाय की ये विशेषता है कि वो नीली है, मिर्च की ये विशेषता है कि वो काली है या लाल है। चरण कमल, जो आपके चरण है वो कमल के समान है, उसकी ये विशेषता है। तो कर्मधारय समास में जहां पर भी आपको विशेषता दिखाई दे वो हमारा कर्मधारय समास होता है। उसके बाद है द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार लगता है। इसके पीछे क्या लगाते हैं हम, समूह अथवा समाहार। उदाहरण देखिए, जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह। अब चौमासा में चौ आ गया, ठीक है, यानी कि 4 हमें मतलब दिख रहा है कि इसमें से 4 आएगा, 4 मासों का समूह, गिनती आ रही है अथवा, है ना, ठीक है। दोपहर, 2 पहरों का समूह, इसमें भी गिनती आ गई। तिरंगा, तिरंगा में ती आ गया तो इसमें भी गिनती आ गई। 3 रंगों का समाहार। नवग्रह, इसमें भी 9 आ गए, 9 ग्रहों का समूह। अब इसमें देखो समूह और समाहार भी लगा हुआ है, और आगे हमारे सभी में क्या रखी है, गिनती। तो जहां पर भी हमें जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और पीछे क्या हो, समूह या समाहार लगे, वहां पर हमारा क्या होता है, द्विगु समास। तो आई होप आपको समास समझ में आए होंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।